एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फार्मिंग सिस्टम, कृषि प्रणाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर फार्मिंग सिस्टम, कृषि प्रणाली होता क्या है। Combination of appropriate farm enterprises as well as the resources available to the farmer to raise them for increasing profitability is called as farming system, कृषि प्रणाली। इसका मतलब है कि खेत में जितने भी एंटरप्राइजेज हैं जैसे कि पोल्ट्री या क्रॉपिंग सिस्टम, डेयरी, फिशरी, साथ ही साथ किसान के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, जैसे ट्रैक्टर है या फिर कोई फार्म इम्प्लीमेंट्स है या फिर इरिगेशन की कोई फैसिलिटी है, चाहे फार्म एंटरप्राइजेज हो कोई सभी या चाहे उसके पास जो भी रिसोर्सेज हो, इनको इस तरीके से मिलाना या इस तरीके से खेत में कंबाइन करना ताकि इससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, इसे ही कृषि प्रणाली, फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, कृषि प्रणाली के प्रकार। इसके 5 प्रकार हैं। पहला है पीजेंट फार्मिंग, व्यक्तिगत खेती। दूसरा है स्टेट फार्मिंग, राजकीय खेती। तीसरा है कैपिटलिस्ट फार्मिंग, पूंजीवादी खेती। चौथा है कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक खेती। और 5वां है कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती। तो चलिए इसे डिटेल में एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है पीजेंट फार्मिंग, व्यक्तिगत खेती। ओनर, मैनेजर एज वेल एज ऑर्गेनाइजर ऑफ द फार्म इज द इंडिविजुअल फार्मर। व्यक्तिगत खेती वह खेती होती है जिसमें खेत का मालिक, ओनर, प्रबंधक, मैनेजर जो पूरे खेत को मैनेज करता है, और साथ ही साथ जो आयोजक मतलब जो ऑर्गेनाइज़र है, जो व्यवस्था करता है खेत में, वो कौन होता है? इंडिविजुअल फार्मर होता है। मतलब जो व्यक्तिगत किसान होता है वही ये सब होता है। ओनर भी होता है, मैनेजर भी होता है और ऑर्गेनाइज़र भी होता है फार्म का। Depending upon his resources, all the decisions and plans regarding farm is made by the individual farmer himself. और यही व्यक्तिगत किसान जो इंडिविजुअल फार्मर है वो अपने जितने भी संसाधन है उसके पास, जो भी रिसोर्सेज है उसके आधार पर ही खेत से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे या प्लान्स होंगे, ठीक है, वो सारे डिसीजंस या प्लान्स यही इंडिविजुअल फार्मर लेता है। मतलब क्या किस तरीके से खेत में करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारे डिसीजंस और प्लानिंग्स कौन करता है? तो वो ये इंडिविजुअल फार्मर, व्यक्तिगत किसान ही करता है। तो इसे ओवरऑल समझे तो व्यक्तिगत खेती, पीजेंट फार्मिंग वो खेती होती है जिसमें खेत का मालिक, प्रबंधक और आयोजक इंडिविजुअल फार्मर ही होता है, व्यक्तिगत किसान ही होता है और वही सारे डिसीजंस और प्लान्स लेता है। इसे ही पीजेंट फार्मिंग, व्यक्तिगत खेती कहते हैं। अब देखते हैं पीजेंट फार्मिंग, व्यक्तिगत खेती के लाभ और हानि, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले देखते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट, हिमसेल्फ इज़ द ओनर ऑफ द फार्म। किसान खुद ही खेत का मालिक होता है, पहला लाभ ये है। दूसरा है फार्मर फ्री टू टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग फार्म, किसी पे निर्भर हुए बिना अपने सारे डिसीजंस खेत से रिलेटेड ले सकता है, क्योंकि वो वही क्या होता है, ओनर भी होता है, मैनेजर भी होता है, ऑर्गेनाइज़र भी होता है, तीनों चीज़ क्या है, वही है। तो वो सारे डिसीजंस खुद ही लेता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, हानि। रिसोर्सेज विथ इंडिविजुअल फार्मर आर लेस। व्यक्तिगत किसान के पास जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो कम होते हैं और उसी के साथ उसे खेती करनी पड़ती है। क्योंकि अगर साथ में खेती की जाएगी तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, पर अगर अकेले खेती होगी तो जितना उसके पास संसाधन होगा वो उतना ही इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये पीजेंट फार्मिंग, व्यक्तिगत खेती में एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग गोज ऑन रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। व्यक्तिगत खेती करने की दूसरी हानि है कि जो व्यक्तिगत खेत है उसका जो साइज़ है वो घटते जाता है, क्योंकि किसान के भी बच्चे होंगे, बच्चों में वो खेत क्या होगा, बटेगा। अब जब बटेगा, बंटवारा होगा तो साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा। फिर उनके बच्चे होंगे, उनमें वो चीज़ बटेगी, फिर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, वो घटते जाएगा। तो ये एक प्रकार की हानि होती है। अब देखते हैं स्टेट फार्मिंग, राजकीय खेती। दिस टाइप ऑफ फार्म इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, मीन्स द ओनर ऑफ द लैंड इज स्टेट। स्टेट फार्मिंग, राजकीय खेती में जो राजकीय खेत का मालिक होता है, ओनर जो होता है, वो स्टेट होता है, सरकार। डे टू डे एक्टिविटीज एंड मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स।
जिसमें खेत में दिन ब दिन जो भी एक्टिविटीज़ होती है या फिर जो भी प्रबंधन जो किया जाता है खेत का, वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। कल्टीवेशन इज कैरिड आउट बाय हायर्ड लेबरर्स विच आर पेड आइदर डेली और मंथली बेसिस। जिसमें खेती मजदूरों के द्वारा की जाती है जिन्हें या तो डेली पैसे दिए जाते हैं या फिर मंथ के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। Generally, research, demonstration, quality seed production is carried out in this type of farm. आमतौर पर अनुसंधान कार्य प्रदर्शन जो डेमोन्स्ट्रेशन है या फिर जो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार के फार्म को स्थापित किया जाता है। देखते हैं स्टेट फार्मिंग राजकीय खेती के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले देखते हैं एडवांटेजेस लाभ। पहला है इजी टू सिक्योर फंड, क्योंकि स्टेट फार्मिंग जो राजकीय खेती है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, तो फंड्स जो होता है वो ईजिली सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। दूसरा है प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ये इस प्रकार की खेती गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज होती है, इस वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं होती है। देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस हानि। There is no scarcity of resources, but sometimes either resources are not available in time or fully utilized. इस प्रकार की खेती में जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कोई कमी नहीं होती है, पर समय पर वो उपलब्ध नहीं हो पाते और उनका पूरी तरीके से उपयोग भी नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कैपिटलिस्ट फार्मिंग पूंजीवादी खेती। फार्म इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय बिग बिजनेस पर्सन और प्राइवेट कैपिटलिस्ट। कैपिटल इज सप्लाइड बाय वन और अ फ्यू और बाय मैनी। Unit of organization is large and farm work is carried out by hired laborers. Latest technologies and extensive use of machines. इस प्रकार की खेती के जो मालिक होते हैं वो बड़े बड़े व्यवसायी या प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पूंजीपति बोलते हैं जिन्हें, वो होते हैं जिनके द्वारा खेत में पूंजी कैपिटल लगाई जाती है। इस प्रकार की खेती बड़े क्षेत्र में या बहुत बड़े लार्ज एरिया में की जाती है, जिसमें जो भी फील्ड की एक्टिविटीज़ होती है, खेत में जो भी वर्क है वो मज़दूरों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की खेती में नए कृषि तकनीकों के साथ साथ काफ़ी मशीन्स का उपयोग भी किया जाता है। इस प्रकार की खेती को ही कैपिटलिस्ट फार्मिंग पूंजीवादी खेती कहा जाता है। Common examples are tea, rubber, coffee, sugarcane plantation in the states of Bombay, Madras and Mysore. Generally इंडिया में बॉम्बे, मद्रास, मैसूर जैसे राज्यों के जो बिग बिजनेस पर्सन्स होते हैं, पूंजीपति लोगों के द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों में या बड़े बड़े खेतों में टी, रबर या फिर कॉफ़ी या फिर शुगर केन प्लांटेशन किया जाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट इन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड फ्यू इन इंडिया। मोस्टली जो कैपिटलिस्ट फार्मिंग पूंजीवादी खेती है सबसे ज़्यादा देखा जाता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। बाकी ये बहुत कम ही जो है वो इंडिया में होता है। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले देखते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट है गुड सुपरविजन। इस प्रकार की खेती की जो देखरेख होती है बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिग बिजनेस पर्सन्स होते हैं या प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ही पैसे लगाते हैं इस प्रकार की खेती में, तो ऑब्वियसली जो देख रेख भी होगी या उसका प्रबंधन होगा बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। इस प्रकार की जो खेती है वो पूरी तरीके से प्राइवेट कंट्रोल में रहती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं या बिग बिजनेस पर्सन होते हैं वो खुद ही अपना डिसीजंस लेते हैं। जो भी प्लानिंग है खेती करने से रिलेटेड वो सारी चीज़ें प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही करते हैं। ऐसे मज़दूरों को अरेंज करना, उनको किस तरीके की एक्टिविटीज़ देना, क्या कैसे करना है खेत में, किस प्रकार से करना है ताकि जो गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट पाने का वो अचीव कर पाए। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि पूंजीवादी खेती करने के लिए इसमें पैसे लगाए जाते हैं बिग बिजनेस पर्सन या प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो यहाँ पे रिसोर्स की भी कोई कमी नहीं होती है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस, हानि। एक्चुअल कल्टीवेटर इज नॉट द ओनर ऑफ द फार्म। इस प्रकार की खेती में जो एक्चुअल खेती करता है खेत में वो खेत का मालिक नहीं होता है, जो कि एक बड़ी हानि होती है, क्योंकि जो खेती कर रहा है उसको ज़्यादा नॉलेज होता है खेती करने का, तो इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज है।
देखते हैं कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक खेती। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट. इट मीन्स कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड. लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, families pool their resources such as land, livestock and machinery. Farm works are distributed equally among all the members. इस प्रकार की खेती की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है. सामूहिक खेती में भूमि या खेत का एक साथ मिलकर प्रबंधन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों द्वारा अपने अपने संसाधन, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, जैसे कि लैंड हो गया या फिर किसी के पास टूल्स होंगे, किसी के पास मशीन्स होंगे, किसी के पास लाइव स्टॉक होंगे, तो वो क्या करते हैं, सारे किसान क्या करते हैं, एक साथ आके बड़ी संख्या में अपने अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं और सामूहिक रूप से खेती की जाती है. इसमें एक मैनेजर होता है जो खेत का प्रबंधन देखता है, मतलब क्या और कैसे करना है वो सारा मैनेज कौन करता है, वो मैनेजर करता है. सामूहिक खेती के लोगों के बीच में जो खेत का काम होता है उसे भी समान रूप से बांट दिया जाता है. तो इस प्रकार की खेती को ही कलेक्टिव फार्मिंग, सामूहिक खेती कहते हैं. इस प्रकार की खेती जनरली रशिया और चाइना में की जाती है. ये ज़्यादातर हमारे कंट्री में प्रचलित नहीं है. देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, लाभ और हानि. पहले देखते हैं एडवांटेजेस, लाभ. इट अलाउज द फार्मर टू परचेज इन बल्क. सामूहिक खेती में सारे जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी इनपुट हो एग्रीकल्चर का, चाहे वो सीड हो या मशीन हो, जो भी चीज़ उनको खरीदनी होती है वो थोक में खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं. तो बल्क में खरीदने से कॉस्ट भी कम पड़ेगा. वहीं अगर इंडिविजुअल फार्मर कोई इनपुट खरीदता है तो उसे कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है. नेक्स्ट है मेंबर्स शेयर ऑल द कॉस्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स. सामूहिक खेती में हर मेंबर एक साथ मिल के जो भी उसको खरीदना है इनपुट, जैसे जो भी हो, सीड हो, मशीन हो या इम्प्लीमेंट्स हो, जो भी उसको खरीदना है वो एक साथ मिल के क्या करते हैं, खरीदते हैं. तो जो भी कॉस्ट आता है ना वो एक दूसरे के साथ वो क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं. उदाहरण के लिए अगर 5 मेंबर हैं और 50 रुपये की कोई चीज़ उनको खरीदना है तो हर मेंबर क्या करेगा, 10-10 रुपये शेयर कर लेगा. नेक्स्ट है इंक्रीज्ड इनकम एज वेल एज प्रॉफिट. सामूहिक खेती करने से इनकम और प्रॉफिट भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो लेबर कॉस्ट भी बच जाता है, क्योंकि जो मेंबर्स इसमें होते हैं वही जितना भी फार्म वर्क है वो कर लेते हैं. और जो भी चीज़ इनपुट के रूप में ख़रीदा जाता है खेती के लिए, जैसे सीड हो, मशीन हो, इम्प्लीमेंट्स हो, तो उसका भी कॉस्ट क्या होता है, कम पड़ता है. तो इस वजह से इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है. अब देखते हैं इसका डिसएडवांटेजेस, हानि. पहला है लॉस ऑफ इंडिविजुअल वॉइस. क्योंकि यहाँ पे एक किसान के द्वारा खेती नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर एक किसान खेती करता सिर्फ तो उसका डिसीज़न और उसका प्लानिंग होता खेती करने में. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, सामूहिक रूप से खेती हो रही है, तो इसको जो पूरी तरीके से जो खेती है वो मैनेज करता है एक मैनेजर. यहाँ पे एक मैनेजर होता है जो पूरी तरीके से खेती को मैनेज करता है, क्या करना है, कैसे करना है, वही डिसाइड करता है, उसका ही डिसीजन होता है. तो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल फार्मर अपना डिसीज़न नहीं ले सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है. दूसरा है लैक ऑफ मैनेजेरियल स्किल. क्योंकि इस खेती में एक मैनेजर रखा जाता है जो कि पूरे खेत को मैनेज करता है, सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको वो डिसाइड करता है, प्लान करता है. अगर उसको उसकी नॉलेज अच्छे से नहीं है या फिर वो अच्छी तरीके से वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया तो क्या होगा, सामूहिक खेती नहीं हो पाएगी ठीक से. तो ये भी एक तरीके का डिसएडवांटेज है. अब देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती. It is initiated by a group of small farmers who pool their resources voluntarily, accept land and form cooperative society. In this, individual farmer remains the owner of his land individually, but farming is performed jointly. Among all the farmers, profit is distributed in the ratio of land owned by them and distribution of wages is done according to number of days they worked. इस प्रकार की खेती छोटे किसानों के द्वारा शुरू की जाती है, जो अपने अपने रिसोर्सेज, मतलब जो भी उनके पास संसाधन होते हैं, सिवाय भूमि के, मतलब भूमि को छोड़ के जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होंगे उनको इकट्ठा करके वह एक सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है
उसमें हर एक किसान अपनी भूमि या खेत का मालिक तो होता है, बस खेती जो होती है वो साथ मिलके की जाती है। साथ ही साथ खेती करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो किसानों में उनके भूमि के अनुपात के हिसाब से दिया जाता है। मतलब कि किसान जितनी भूमि का मालिक होगा उस हिसाब से उसे प्रॉफिट उनमें बांट दिया जाता है। और बात करें अगर वेतन की, तो किसने कितने दिन तक काम किया है उस हिसाब से उसे वेतन भी दिया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती के प्रकार। इसके 4 प्रकार हैं: कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग और कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। तो एक तरफ इसके प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया है इसका ओनरशिप और ऑपरेशन। ओनरशिप मतलब मालिकाना हक किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा या फिर सामूहिक रूप से होगा। दूसरी तरफ दिया ऑपरेशन मतलब जो फार्म एक्टिविटीज़, जो खेत में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो इंडिविजुअल रूप से की जा रही है या सामूहिक रूप से की जा रही है। चलिए देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग का पहला प्रकार जो कि है कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। तो इसमें जो ओनरशिप होगा वो इंडिविजुअल होगा और ऑपरेशन होगा इंडिविजुअल, मतलब कि जो मालिक होगा वो इंडिविजुअल फार्मर ही होगा और जो ऑपरेशन मतलब जो खेत में जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी वो भी इंडिविजुअल फार्मर ही करेगा। मतलब जो डिसीजन या प्लानिंग जो भी होगा वो उसका होगा, इंडिविजुअल फार्मर का होगा, सामूहिक रूप से नहीं होगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। इसमें ओनरशिप होगा इंडिविजुअल और ऑपरेशन होगा कलेक्टिव। मतलब जो मालिक होगा वो इंडिविजुअल फार्मर होगा पर जो एक्टिविटी होगी, जो खेत में जो भी एक्टिविटी होगी वो सामूहिक रूप से की जाएगी। मतलब जो खेती है वो सामूहिक रूप से होगी इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग। इसमें ओनरशिप कलेक्टिव होगा पर ऑपरेशन इंडिविजुअल होगा। मतलब मालिक जो होगा वो सामूहिक रूप से होगा पर जो खेती होगी वो इंडिविजुअली होगी। मतलब मालिक तो सब मिलके होंगे, सामूहिक रूप से होंगे, पर जो खेती है वो अलग अलग होगी या अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। इसमें ओनरशिप कलेक्टिव होगा और ऑपरेशन भी कलेक्टिव होगा। मतलब कि इसमें जो ओनर होंगे, जो मालिक होंगे वो सामूहिक रूप से होंगे और खेती भी सामूहिक रूप से ही की जाएगी। अब देखते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी खेती के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले देखते हैं एडवांटेजेस, लाभ। पहला है प्रोवाइड इजी एक्सेस टू फार्म इनपुट। क्योंकि सहकारी खेती में जो किसान हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और अपने अपने जो भी संसाधन, जिसके पास जो भी होते हैं रिसोर्सेज, वो एकत्रित कर लेते हैं। तो अगर कोई किसान को कोई फार्म इनपुट्स चाहिए, जैसे सीड चाहिए या कोई इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाता है। तो वहाँ से उसको ईजिली क्या होता है, वो इनपुट दे दिया जाता है या मिल जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। उदाहरण के लिए जैसे 2 किसान हैं, दोनों अपने अपने खेत में खेती करते हैं। जैसे कि मान लो उनको बीज लाना है या मशीन लाना है, तो क्या करते हैं, अलग अलग अपने अपने खेत के लिए ले आते हैं। पर यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ेगा वो ज़्यादा पड़ जाएगा उनको। पर अगर वही क्या करेंगे, एक साथ मिल के अगर मान लो जैसे ट्रैक्टर ले आए, वो एक ही ट्रैक्टर को अपने अपने खेत में उपयोग कर लेंगे। या फिर क्या करेंगे, एक साथ बीज ले आए, दोनों क्या करेंगे, अपने अपने खेत में उसका उपयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि प्रोडक्शन इंक्रीजेस। क्योंकि सहकारी खेती में खेती मिलके की जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ अकेला किसान अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज है उसकी कमी हो जाती है। पर अगर वही चीज़ को साथ मिलके अगर खेती की जाएगी तो उसके पास जो है रिसोर्सेज अवेलेबल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वो खेती भी क्या है, अच्छी तरीके से कर पाएगा। ऊपर से जो इनपुट्स वो खरीद रहा है वो उसका कॉस्ट भी उसको कम लगेगा। साथ ही साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगी। देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, हानि। पहला है फंड्स आर लिमिटेड। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है उसमें मेंबर बनने के लिए मिनिमम फीस ली जाती है। तो ये जो फीस होता है वही फंड के रूप में काम करता है। तो ये जो फंड होता है बहुत कम होता है इनके पास। तो इसकी वजह से ये कि अपने संसाधन, अपने जो रिसोर्सेज है उसको बढ़ा नहीं पाते ज़्यादा, और गवर्नमेंट के फंड पे इन्हें डिपेंड या निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग मेंबर्स। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो किसान होते हैं वो किसानों में आपसी सहमति नहीं बैठ पाती, क्योंकि हर एक किसान का अपना अपना सोच होता है, अपना एक आइडिया होता है, डिसीज़न होता है, ठीक है, अपना एक राय होता है। इस वजह से इनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ फंड। जनरली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है
उसका जो मेंबर होता है वो इन्हीं लोगों के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के द्वारा ही चुना जाता है। तो अगर जो मैनेजिंग कमेटी है अगर वो करप्ट होती है तो जो फंड उनके पास होगा उस फंड का वो सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सहकारी खेती भी आगे लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इम्पोजिशन। इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सहकारी खेती है वो कमज़ोर वर्ग के द्वारा चालू की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपना इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाना और साथ ही साथ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके शोषण से खुद को बचाना। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग जो सहकारी खेती है उसकी शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है, जिसके कारण बहुत सारे जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, ये जो भागीदारी है बहुत कम देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका जो बेनिफिट है, जो लाभ है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।